नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा अपडेट आ रहा है। हादसे पर डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। बोइंग 787 विमानों की जांच बढ़ाई जाएगी। से निर्देश लागू हो जाएंगे। बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया। हादसे पर डीजीसीए ने अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने 15 जून 2025 से प्रभावी होने वाले नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके तहत भारत में परिचालित सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की सुरक्षा जांच बढ़ा दी जाएगी। इनमें तकनीकी खामियों, रखरखाव की प्रक्रिया और उड़ान संचालन की गहन समीक्षा शामिल होगी। सरकार ने इन विमानों की उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। एयर इंडिया के प्लेन के साथ 12 जून को हुए दर्दनाक हादसे की जांच को लेकर टाटा समूह ने पूरी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी का वादा किया है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें इस हादसे की जांच शुरू कर चुकी हैं। इस बीच टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। ग्रुप इस नुकसान को सहन करेगा और इस हादसे को कभी नहीं भूलेगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं, पारदर्शिता का दावा और वादा टाटा ग्रुप की तरफ से किया गया है। और कहा गया है कि हम इस हादसे से सबक लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। कभी हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो इंसानी कहानियां होते हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। 12 जून अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन की ओर रवाना फ्लाइट AI-171 बोइंग ड्रीमलाइनर 787 और उसमें सवार 265 जिंदगियां, 242 जिंदगियां इसमें सवार थीं और कुछ जमीनी जिंदगियां जो खत्म हुई हैं। कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था तो कोई पहली बार विदेशी उड़ान भर रहा था, लेकिन सबका सफर एक ही मोड़ पर खत्म हो गया, आग और राख में। रिपोर्ट्स कहती हैं सब ठीक था, तकनीकी जांच सिस्टम, तो फिर सवाल कहां है? सवाल उठता है कि चूक कहां हुई? क्या ये एक मशीन की विफलता थी या सिस्टम की बेरुखी? डीजीसीए ने चेताया था, फाइलों में दर्ज था, लेकिन अफसोस वक्त रहते किसी ने सुना नहीं। अब जब 265 परिवारों की दुनिया बेशाख्ता जार हो चुकी है, उजड़ चुकी है, तब सिस्टम जागा है। सरकार अब बोइंग ड्रीमलाइनर को ग्राउंड करने की बात कर रही है, पर सवाल है कि क्या हमारे सिस्टम को हमेशा जान गंवाने के बाद ही होश आता है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ तब निभाई जाती है जब चीखें सुर्खियां बन जाती हैं? अब सिर्फ मुआवजा नहीं चाहिए, अब चाहिए जवाब, ताकि अगली उड़ान किसी की आखिरी उड़ान ना हो। ये खास रिपोर्ट देखिए। बोइंग बम उड़ा था बोइंग ड्रीमलाइनर। सपने थे सवार, लेकिन बन गया वो मौत की रफ्तार। अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश, सब रह गए सन्न। 265 जिंदगियां गई, कुछ भी न बचा तन बदन।
अब सरकार की नजर कड़ी, बोइंग पर रोक की तैयारी बढ़ी। जिसने ड्रीम बेचा अब वही बन रहा डर का सबक। क्या ये उड़ान थी या कोई लापरवाही की झलक? बारह जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुआ एक सपना, लेकिन कुछ ही पलों में वो सपना एक खौफनाक मलबे में बदल गया। बोइंग ड्रीमलाइनर की उस फ्लाइट में 265 लोग थे, मां बाप, बच्चे, मुसाफिर, क्रू, जिनके लौटने की उम्मीद अब सिर्फ राख और आंसुओं में सिमट गई है। कभी जिस टेक्नोलॉजी पर गर्व था वो आज सवालों के घेरे में है। अब सरकार इस पूरे फ्लीट को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। पर सवाल यह है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या हमारी लापरवाही 265 जिंदगियों पर भारी पड़ गई? हवा बिल्कुल साफ है, आसमान में एक भी बादल नहीं था, टेक ऑफ की सारी मंजूरी मिल चुकी थी। कहा गया फ्लाइट AI 171 उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। जो जहाज उड़ान भर रहा था वो जमीन पर मलबा बन चुका था। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सब ठीक था? या फिर एक बार सिस्टम ने आंखें मूंद ली? रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सभी जांचें पूरी थी, लेकिन अगर सब सही था तो यह हादसा हुआ कैसे? यह हादसा सिर्फ मशीन की गलती नहीं, यह इंसानी लापरवाही का नतीजा है। बता दें, इस हादसे से पहले DGCA बार बार चेतावनी देता रहा, खतरे की घंटी बजती रही, लेकिन एयर इंडिया ने सुना ही नहीं। और अब जब 265 जिंदगियां मलबे में दब गईं, तब जाकर सिस्टम जागा है। केंद्र सरकार अब बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 को ग्राउंड करने पर विचार कर रही है। लेकिन यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? सवाल यह है कि जब खतरे की पूरी फाइलें पहले से मौजूद थीं, तो उड़ानों को रोका क्यों नहीं गया? क्या हमें एक भीषण हादसे का इंतजार था? अब सिर्फ मुआवजा नहीं, जवाबदेही चाहिए। 265 मासूम जिंदगियों के लिए जो टेक्नोलॉजी और लापरवाही के बीच कुचल दी गई। यह हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं, यह भरोसे का क्रैश था। सिस्टम के नाम पर बनाई गई सुरक्षा की दीवारें इस हादसे के सामने चकनाचूर हो गईं। और सबसे बड़ी बात, यह इंसानियत की हार थी। अब वक्त आ गया है मुआवजों और बयानबाजी से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करने का, सिस्टम की खामियों को ठीक करने का, ताकि फ्लाइट टेक ऑफ के साथ ही तबाही की तरफ ना उड़ चले। क्योंकि अगर अब भी हमने नहीं सीखा, तो अगला नंबर किसी और का नहीं, शायद हमारा और आपका हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए अंबिका वत्स की रिपोर्ट। बोइंग बॉम्ब, लगातार कहा जा रहा है कि क्या वाकई बोइंग को ग्राउंड कर देना चाहिए? लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या टाटा को बैन कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। हालांकि DGCA ने यह कहा है कि बोइंग को लेकर के जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो हम ले रहे हैं, प्रक्रियाओं पर गौर कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए जुबैर वारसी जुड़े हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं आप, और कैप्टन कबीर मलिक स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद है, एविएशन एक्सपर्ट सर भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए। और स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगी जुबैर वारसी साहब आपसे मैं शुरुआत करूं
कैसे आप इस पूरी घटना को देखते हैं? डीजीसीए ने बोइंग को लेकर के जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जहां तक मैं समझती हूं सर, जहां तक मैंने स्टडी किया है, हालांकि मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूं, जो स्टडी किया है फर्स्टली मैं बस उसी की बात कर सकती हूं कि इंजीनियर्स का काम होता है हर एक प्लेन के टेक ऑफ से पहले उसकी फिटनेस की इंफॉर्मेशन और चेक शीट एक प्रिपेयर करे। तो क्या डीजीसीए जो अब ये बात कह रहा है, या ये कोई नई बात है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंकफुल टू यू। कैन यू हियर मी? आप मेरी बात सुन सकते हैं? बिल्कुल सर, आप ऑडिबल हैं, बोले। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एक एक इंडिविजुअल को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन सबको मेरी तरफ से नमन और एक हार्टली कंडोलेंस हर एक क्रू को और कैप्टन्स को। आपकी बात रखता हूं यहां पर कि आप कह रहे हैं कि डीजीसी, देखिए अभी हम स्पेकुलेशंस में बात कर रहे हैं। अभी कोई भी चैनल्स का 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस हादसे को और हम स्पेकुलेशंस पे बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास फैक्ट्स नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम डीजीसीए, वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम आईबीस। तो अभी हमें उनको उनका काम करते देना चाहिए। रही बात इस चीज की कि as you are using the tagline Boeing bum, it's just a request because मतलब एक रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज ये लाइन आप ना यूज करें टीवी पे, क्योंकि बम itself is a restricted word in aviation sector। पहली चीज। दूसरी चीज, आप आ जाते हैं इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बात इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ या किसी डिपार्टमेंट की या किसी एयरलाइन की नहीं है। बात यह है इस एयरक्राफ्ट की है कि इस एयरक्राफ्ट में पहले तो बात तो एक वीआईपी मूवमेंट था। फॉर्मल चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी बहुत दुखद के साथ कि हमारे बीच में नहीं सर है। मैं आपको यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहूंगी। अहमदाबाद से सीधे कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर्स के ये रिएक्शन, उनके परिवारजनों की भी हम शामिल हुए हैं। उस दुख दर्द में हम शामिल होने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए शोक व्यक्त करने के लिए कैंडल जलाई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, JR3 मेडिसिन। बिल्कुल सर, अपनी बात आप पूरी करें। थैंक यू। तो मैं ये बोल रहा था कि जहां तक चेकलिस्ट का सवाल है, एक एक पार्ट चेक होता है और ये वाली फ्लाइट जिनमें वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, इसको तो आप बहुत ही समझिए क्रिटिकल बोला जाता है। ये इसको तो डबल चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आप उसके बाद ही एयरक्राफ्ट रिलीज सर्टिफिकेशन पे सिग्नेचर होते हैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के। रही बात इसकी कि एज फार एज दिस एयरक्राफ्ट इज कंसर्न, एयरक्राफ्ट की जो हिस्ट्री है, एक एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन है। मिस्टर कबीर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर मलिक इज कैप्टन मलिक मेरी बात पे सहमत है नहीं, सॉरी कैप्टन कबीर मलिक, थैंक यू। तो एक एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है। इस एयरक्राफ्ट 787 ड्रीमलाइनर का 25 इयर्स टू 30 इयर्स तक का है की वैलिडिटी इसकी फ्लाइट की। अब 2009 में मैन्युफैक्चरिंग हुई है एंड जनवरी 15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एग्जैक्ट डेट है कि पहला एयरक्राफ्ट फ्लाई हुआ। तो 12 to 15 इयर्स हुए हैं, इतना वो भी नहीं है। तो 2013 दिसंबर फर्स्ट फ्लाई किया है इस ड्रीमलाइनर ने। तो मैं वही बोल रहा हूँ मैम, इट्स अ सेफेस्ट एयरक्राफ्ट और क्रू फ्रेंडली एयरक्राफ्ट रहा है ये। फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल वो है। तो इसमें ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि ये एयरक्राफ्ट में कुछ इश्यूज हैं, या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, नो डाउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोडिंग पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरलोडिंग पार्ट। माइट बी अजम्पशंस जो लगा सकते हैं। कंप्रेशर स्टॉल हो सकता है। अब कंप्रेशर स्टॉल से मतलब ये हुआ कि जो इंजन के ब्लेड्स हैं वो रोटेट करना बंद कर देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड अ कंप्रेशर स्टॉल। उसमें लिफ्ट नहीं होता है एयरक्राफ्ट। तो माइट बी 672 पे जो कैप्टन ने वर्ड यूज की है मेडे मेडे हेल्प मी, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि लिफ्ट ही नहीं हो रहा है एयरक्राफ्ट। तो जब एयरक्राफ्ट लिफ्ट नहीं हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है और वो आपके नजरों के सामने है कि क्या हुआ है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसको रिपोर्ट्स आने पे ही हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल से जरूर कहूंगा मैम कि कैप्टन अपना काम कर रहे थे बिल्कुल, और कैबिन क्रूज, मैं सल्यूट करता हूं एयर इंडिया को कि जिन्होंने इस लेवल के कैबिन क्रूज रखे हुए हैं
11 अल्फा पे जिसकी जान बची है, मिस्टर रमेश विश्वास जी। उनके वर्ड्स हैं कि कैबिन क्रू जल रहा था और कैबिन क्रू ने उसको इवैक्यूएट किया। उसने कहा कि निकलिए, इवैक्यूएट, धक्का दिया। बिल्कुल। आप कह सकते हैं ये बात, सल्यूट करता हूं इंडिविजुअल कैबिन क्रू को ऑफ एयर इंडिया की। एयर इंडिया के पास ऐसे कैबिन क्रू, ऐसे कैप्टन हैं कि जो ऑन बोर्ड अपने आप का शरीर जल रहा है और उसके बाद पैसेंजर्स को निकाल रहे हैं। वो बात अलग है कि पैसेंजर्स बचना ऊपर वाले की मर्जी था कि कौन बचा नहीं बचा। 11 अल्फा पे वो बच गए और उनके स्टेटमेंट आए हैं कि क्रू ने धक्का दिया है कि यू कैन इवैक्यूएट, और वो जल रहा है और उसके बाद वो उसकी बॉडी गिर गई। ये स्टेटमेंट है मिस्टर रमेश विश्वास के। ये भी हो सकता था सर कि रमेश भी शायद इस दुनिया में ना होते और ये चीजें हमें पता ना होती कि कैबिन क्रू ने कितना एफर्ट किया था। मैम 35,000 फीट पे क्या चल रहा है, हम ग्राउंड वाले अजम्पशंस भी नहीं लगा सकते हैं। जब तक जहाज ग्राउंड पर है हम सारी चीजें बात कर सकते हैं। जब फ्लाइट टेक ऑफ ले ली और 35,000 फीट पे क्या हुआ है, विद इन अ सेकंड यू नीड टू टेक द डिसीजन वेदर इट इज कंसर्न अबाउट द कैबिन क्रू, वेदर इट इज कंसर्न अबाउट द कैप्टन्स। जान की फिक्र है। यहाँ पे हम लोग कोई चीज सेल नहीं कर रहे हैं, कोई हम किसी 10 to 6 की नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जान पे खेल के पैसेंजर्स को लेके जाते हैं और लेकर आते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं वापस से ड्रीमलाइनर पर आऊंगी सर, मैं वापस से बोइंग पर आऊंगी क्योंकि देखिए हैट्स ऑफ पूरी दुनिया, पूरा देश वाकई एयर इंडिया के कैबिन क्रू को कर रहा है जिन्होंने इतना एफर्ट किया। लेकिन मैं बोइंग पर वापस आऊंगी और डीजीसीए ने जिस तरीके की स्ट्रिक्ट लाइंस का यूज किया है बोइंग के फ्लाई से जस्ट पहले, मैं कैप्टन कबीर आपके पास आऊंगी इस एक सवाल के साथ में। मुझे 2013 का एक वाकया याद आता है और ये किस देश का है ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2013 लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की वजह से बोइंग को 3 से 4 महीने के लिए ग्राउंड किया गया था सर। क्या ये मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है? और अगर ठीक है तो प्लीज इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा क्योंकि बीते दिनों बोइंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जिस तरीके के इश्यूज रेज हुए हैं 2024 में अमेरिका में ही बोइंग के अपने कर्मचारी ने, यहां पर मैं एक वर्ड यूज करूंगी, उन्होंने FAA के सामने एक शिकायत दर्ज करी थी और ये बोला था कि स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं और इन पर फोकस होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि फ्यूजलेस के छोटे छोटे गैप जो है वो देखने को मिल रहे हैं और वो ठीक होना चाहिए। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं यात्रियों के, जो यात्रियों ने विमान के अंदर से बनाए हैं, जस्ट जो दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे यात्री, लेकिन ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निकल कंसर्न है जो बोइंग का कर्मचारी रेज कर रहा है 2024 में। सर देखिए, आपके इसमें 3 क्वेश्चन आपने इसमें रेज किए हैं, मैं वन बाय वन तीनों को लेके चलूँगा। उससे पहले मैं अपने मन से, भारी मन से जितने भी हमारे यात्रीगण और हमारे एविएशन फैमिली के मेंबर इसके अंदर मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए नमन करता हूं, भारी मन से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस विकट समय में उसका सामना कर सकें। तो वन बाय वन हम आते हैं। जैसे भी आपने जिक्र किया मैक्स का, तो मैं बताना चाहता हूँ मैक्स अपने बोइंग जो आपने बताया बैटरी वाला इशू था, वो बोइंग मैक्स के अंदर इशू था। ये इशू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस एयरक्राफ्ट जो था, जो था वो 2007, 8, 9 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और इसके कुछ एक प्लेन जो बने थे वो इंटरनेशनल एयरलाइंस को डिफरेंट कंट्रीज ने इसको ओन किया था, जिसमें कुछ प्लेन इंडिया के अंदर भी आए थे, जिसके अंदर जेट ने शायद इसको लिया था। और जब ये इंसिडेंट होना शुरू हुए थे तो इसमें साउथ अफ्रीका का भी एक प्लेन जो है उसमें फायर इंजन प्लेन में फायर हुई थी, वो लिथियम बैटरी की वजह से हुई थी। उस बैटरी गर्म होने के अंदर वो होने की वजह से उसमें आग लग जाती थी। तो जब ये हुआ था तो बोइंग को जब इस चीज़ की नॉलेज हुई, इसकी कंप्लेंट की गई, तो बोइंग कंपनी ने सभी इस टाइम के बने हुए एयरक्राफ्ट मैक्स एयरक्राफ्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया था सर्विस से। मैक्स कह रहे हैं सर तो वो 777 थे आई थिंक,
नहीं, वो एक डिफरेंट सीरीज थी। आई थिंक मैं अभी उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैक्स जो बोइंग था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था और कंपनी ने उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रिकॉल कर लिया था। और रिकॉल का मतलब होता है उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स करने हैं, उसकी क्या स्टडी करनी है टेक्निकल, उसके अंदर क्या रीजंस रहे थे, उसकी सारे FDR को रीड किया, उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रीड किया। और जब उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद आपको याद होगा 2010 के अंदर एयरबस 380 जो है वर्ल्ड के अंदर लॉन्च हुआ था और ये बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट था जो आज तक चल रहा है और सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट इसको माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। इसका अभी तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। इसको देखते हुए अपने कंपटीशन की नजरिए से इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर के अंदर बोइंग ने अपने जितने भी एयरक्राफ्ट से उनके अंदर चेंज किया और एक ये जो यूनिट बनाई थी 787 और 789, ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था, ये 2011 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग जुलाई में कंप्लीट हुई थी और नवंबर में इन्होंने इंटरनेशनल डिफरेंट एयरलाइंस को डिलीवर किए थे। आज तक की डेट में जो है 1188 एयरक्राफ्ट जो हैं वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट एयरलाइंस को हैं, जिसमें से कुछ एयरक्राफ्ट हमारे पास भी हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक एयरक्राफ्ट हम लूज कर चुके हैं और अब कह सकते हैं 1187 एयरक्राफ्ट रह गए हैं और ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट था। देखते हुए इन्होंने इसके अंदर जितनी भी सेफ्टी नॉर्म्स बरत सकते थे, बना सकते थे, अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंजीनियर्स ने इस पर पूरा अपना दमखम बना के एयरबस 380 के मुकाबले इसको निकाला था और ये कामयाब भी रहा बहुत जगह। लेकिन अभी देखने को ये आया है कि ये घटना इतनी अचंभा करने वाली है, देश के हर एक नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उनको बहुत दुख है। मैं अभी एक पिछले इंटरव्यू में था जिसमें एक मैंने पिता को सुना अपनी बेटी के प्रति कहते हुए कि हमने तो अपनी बेटी खो दी है, मैं भगवान से कामना करता हूँ जो लोग इस इंसिडेंट में बचे हुए हैं और हॉस्पिटल के अंदर है, भगवान उनको बचा ले। तो ये बड़ा इमोशनल और आपको झकझोर देने वाला स्टेटमेंट था। मैं सैल्यूट करता हूँ इसके फादर को और हमारे देश के जितने भी दूसरे लोग हैं इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ ये समस्या हुई है। तो सेफ्टी के नॉर्म से देखा जाए तो ये बहुत सेफ था। और जैसे DGCA की जो अभी लाइंस आई हैं, हार्डकोर लाइंस हैं, इनको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, मैं वेलकम करता हूँ। DGCA ने इसका डिसीजन लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको मैं एक कंप्लेंट वे में कहना चाहूँगा। ये एक्शन जब इसकी कोई कंप्लेंट आई ड्रीम लाइनर की 787 की या जो कि लॉग बुक है या इसकी मेंटेनेंस है, एयरवर्दीनेस है, इसको पहले से ही देखना चाहिए था। और अगर इसको हम पहले से देखते या हमारे जो पैसेंजर फ्लाई करते हैं वो जो वीडियो बना के डालते हैं अंदर की हालत क्या है क्या नहीं है, उस टाइम पे इसके ऊपर गौर फरमाना बहुत ज़रूरी था। चलो अब जो कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है, एक कहावत है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए कि DGCA ने अगर ये फैसला लिया है तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया है और सर्विस को इसको डिसकंटिन्यू किया है। जब तक इसके पैरामीटर सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर ये खरा नहीं उतरता है तब तक इसकी फ्लाइंग मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लगभग ये मान के चले 300 लोगों को इसमें खोया है। 241 लोग हमारे पैसेंजर्स गए हैं और न सिर्फ अपने देश के बल्कि बाहर देश के भी कई लोग जो है इसमें हमारा साथ छोड़ चुके हैं। जी मैम, अगर देखा जाए तो इसमें इंटरनेशनल पैसेंजर भी मेरे ख्याल लगभग जो है ब्रिटिश नागरिक जो थे वो इसके अंदर अप्रॉक्स 53 के आसपास थे। कुछ इसमें कैनेडियन थे, कुछ पुर्तगाल के थे 16 के आसपास। तो ये पूरा वर्ल्ड इसको बड़े अचंभे की दृष्टि से देख रहा है और ये बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी दयनीय स्थिति है कि इतने बड़ा हादसा हुआ, इतनी जान चली गई है और इसके अंदर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी को देखते हुए जो DGCA ने इसके लिए एक्शन लिया है और इसके लिए जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। आप दोनों का ये बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े और बोइंग को लेकर के जो की पॉइंट्स थे आपने तमाम दर्शकों के साथ में साझा किए। देखिए, बोइंग को लेकर के लगातार सवाल तो ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन कैप्टन कबीर जो जुड़े हमारे साथ में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बोइंग को लेकर के DGCA ने जो निर्णय अभी लिया है, ये निर्णय ज़रूरी था कि पहले लिया जाए। अगर शिकायतें आपको मिल रही हैं, शिकायतों को मुफीद समय पर अगर एड्रेस किया जाए तो शायद हादसा इतना बड़ा ना होता। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।